हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं पंकज सिंह और मैं अपनी इस क्लास में आज सॉल्यूशन चैप्टर का जो टॉपिक सोलिबिलिटी है, विलेयता है, उसको डिस्कस करने वाला हूं, उसको पढ़ाने वाला हूं। तो आइए हम लोग यह समझने की कोशिश करें कि सोलिबिलिटी कहते किसे हैं, विलेयता किसे कहते हैं। तो इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा कोशिश करते हैं आपको समझाने के लिए। कल्पना करिए कि मेरे पास में एक बर्तन है, ओके, और इस बर्तन में हमने क्या लिया, पानी लिया। कितना मैंने पानी लिया, इसमें कल्पना करिए कि मैंने 1 लीटर वाटर लिया, ओके। 1 लीटर मैंने इसमें पानी लिया और इस 1 लीटर पानी में मैंने क्या किया, शुगर को घुलाना शुरू किया। मैंने 1 चम्मच घुलाया, 2 चम्मच घुलाया, 3 चम्मच घुलाया। मैं इस 1 लीटर पानी में मैंने शुगर को घुलाना जारी रखा, शुगर को घुलाते गए। तो एक ऐसी कंडीशन आई कि जिस कंडीशन में हम इस 1 लीटर पानी में और अधिक मात्रा हम शुगर को नहीं घुला सकते हैं। तब हम क्या कहेंगे कि हम 1 लीटर पानी में शुगर की अधिकतम अमाउंट को, अधिकतम मात्रा को घोल चुके हैं। तो इसी कंडीशन को हम शुगर की क्या कहेंगे, सोलिबिलिटी कहेंगे। तो किसे कहते हैं सोलिबिलिटी, क्लियर हुआ कि विलायक की निश्चित मात्रा में, यहां निश्चित मात्रा मैंने क्या ले लिया, 1 लीटर ले लिया। विलायक की निश्चित मात्रा में जो विलेय की अधिकतम मात्रा हम घोल सकते हैं, वही अधिकतम मात्रा क्या कहलाएगा, विलेय की उस विलायक में विलेयता कहलाएगा। ओके, ये बात समझ में आया। तो हम क्या कहेंगे, विलायक की निश्चित मात्रा में घुलित विलेय की अधिकतम मात्रा विलेय की विलेयता कहलाता है। क्या ये पूरी तरह से सही है? आइए फिर से समझें। अब यदि हम शुगर को इसमें डिजॉल्व कर दिए और मैक्सिमम हमने अमाउंट शुगर को इसमें डिजॉल्व कर दिया है 1 लीटर पानी में, और उसके बाद यदि हम इसमें शुगर को और अधिक डिजॉल्व करें, घुलाएं, तो इसमें शुगर घुलना बंद हो जाएगा। लेकिन यदि हम टेम्परेचर को इसमें बढ़ा दें, ताप बढ़ा दें, तो ताप बढ़ाने पर हम और अधिक इस 1 लीटर पानी में ही शुगर को क्या कर सकते हैं, डिजॉल्व कर सकते हैं, घुला सकते हैं। इसका मतलब क्या कि हमारा जो शुगर की सोलिबिलिटी पानी में है, यह सोलिबिलिटी किस बात पर निर्भर किया, टेम्परेचर पर निर्भर किया। ओके, टेम्परेचर पर निर्भर किया। तो हमारा इस तरीके से व्यक्त किया जाना विलेयता का कंसेप्ट, डेफिनेशन, ये पर्याप्त नहीं है, ये सही नहीं है। तो हम क्या कहेंगे इसको कि दिए गए ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुलित विलेय की अधिकतम मात्रा विलेय की विलेयता कहलाता है। ये हो गया हमारा मेन कंसेप्ट। यानी ये जो हमारा कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट के साथ क्या जुड़ा हुआ है, टेम्परेचर जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, टेम्परेचर जुड़ा हुआ है। और साथ ही साथ क्या जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ इसमें प्रेशर भी जुड़ा हुआ है। ये दोनों जुड़ा हुआ है, जिसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो किसे कहते हैं सोलिबिलिटी, आपको समझ में आ गया बेसिक तौर पे। हम लोग आगे इसकी चर्चा करेंगे। तो दिए गए ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुलित विलेय की जो अधिकतम मात्रा होती है, वही अधिकतम मात्रा उस विलायक में, उस विलेय की विलेयता कहलाती है। अब आप बताइए कि क्या कोई भी जो विलेय होता है, क्या कोई भी विलेय होता है, सॉल्यूट होता है, वो क्या किसी भी सॉल्वेंट में आप डिजॉल्व कर सकते हैं? बताइए,
क्या कोई भी सोल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में आप डिजॉल्व कर सकते हैं? जैसे अगर आप कल्पना करिए कि आपने 1 लीटर इसमें क्या ले लिया है, इसमें आपने वाटर ले लिया और आप इस वाटर में किसको डिजॉल्व करिए, शुगर को डालिए, ये डिजॉल्व हो जाएगा। आप इसमें सोडियम क्लोराइड को डालिए, डिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन यदि आप इसमें क्या डालिए, आप इसमें डालिए नेफ्थलीन डालिए। ओके, नेफ्थलीन आप लोगों ने देखा होगा, नेफ्थलीन जिसको सामान्य भाषा में लोग क्या कहते हैं, फिनाइल भी कहते हैं, सामान्य भाषा में गलत कहते हैं। ओके, जैसे हम लोगों के घरों में आप दिखेगा कि जो छोटा छोटा बॉल रहता है, नेफ्थलीन बॉल होता है, लोग उसको अज्ञानतावश न जानने पर क्या कहते हैं, उसको फिनॉल की गोली कहते हैं, जबकि वो किसकी बॉल होती है, नेफ्थलीन की बॉल होती है, नेफ्था बॉल होती है। तो यदि आप नेफ्थलीन को पानी में घुलाते हैं तो क्या आपका नेफ्थलीन घुलेगा? बिल्कुल नहीं घुलेगा। यदि आप एंथ्रासीन को अगर घुलाते हैं पानी में तो घुलेगा? नहीं घुलेगा। ओके, लेकिन शुगर और सोडियम क्लोराइड आपने पानी में घुलाया तो घुल गया। तो दूसरी तरफ यदि आप फिर से एक लें, आप थोड़ा सा क्या ले लिए, आप थोड़ा सा बेंजीन ले लिए। क्या ले लिए? आपने बेंजीन ले लिया और इस बेंजीन में यदि आप एंथ्रासीन को डालिए या नेफ्थलीन को डालिए तो क्या हो जाएगा, बेंजीन में एंथ्रासीन और नेफ्थलीन दोनों घुल जाएगा। लेकिन यदि आप शुगर को इसमें डालें या सोडियम क्लोराइड को डालें तो ये डिजॉल्व नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? फिर से देखिए, यदि आप पानी में शुगर और सोडियम क्लोराइड को डिजॉल्व करते हैं, घुलाते हैं, तो ये आसानी से घुल जाता है। लेकिन यदि पानी में आप नेफ्थलीन या एंथ्रासीन को घुलाते हैं तो ये नहीं घुलता है। तो दूसरी तरफ यदि आप बेंजीन ले लेते हैं, इस बेंजीन में या ईथर भी ले सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी ले सकते हैं। यदि आप बेंजीन में नेफ्थलीन या एंथ्रासीन को घुलाते हैं तो यह आसानी से क्या हो जाता है, घुल जाता है। लेकिन यदि आप बेंजीन में शुगर या सोडियम क्लोराइड को घुलाते हैं तो यह नहीं घुलता है। तो अब हमारा कंसेप्ट क्या कहता है कि कोई भी जो विलेय होता है किसी भी विलायक में घुल जाए, यह कोई आवश्यक नहीं है। हम लोग हाई स्कूल से ही एक बात जानते हैं कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक। क्या जानते हैं हम लोग? लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ओके, इसको क्या कहते हैं हम लोग? समान को घोलता है, समान को घोलता है। इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। पहले हम लोग ये चर्चा कर लें कि क्या कोई भी सोल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में घुलता है? नहीं। तो हमारा जो सोल्युबिलिटी है यानी जो विलेयता है, ये किस बात पर निर्भर किया? विलेयता निर्भर किया कि नेचर ऑफ सॉल्यूट क्या है, यानी विलेय की प्रकृति क्या है। फिर नेचर ऑफ सॉल्वेंट क्या है, ओके, विलायक की प्रकृति क्या है, फिर टेम्परेचर क्या है, ओके, फिर प्रेशर क्या है। ये हमारी 4 फैक्टर्स हो गए। यानी हमारी जो विलेयता है, यह विलेयता किस बात पर डिपेंड करती है कि हमारे सॉल्यूट की यानी विलेय की प्रकृति क्या है, हमारे सॉल्वेंट की प्रकृति क्या है, टेम्परेचर क्या है और प्रेशर क्या है। इसे हम सामान्य भाषा में कहें तो किसी विलायक में विलेयता इस बात पर निर्भर करता है कि विलेय और विलायक की प्रकृति क्या है, टेम्परेचर क्या है और प्रेशर क्या है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि किसी सॉल्यूट की सॉल्वेंट में सोल्युबिलिटी कितनी होगी, क्या होगी, किस प्रकार से होगी, नहीं होगी। ये सारे फैक्टर्स निर्धारित करते हैं। तो आप नोट कर लीजिए। फिर यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर आइए तो मैंने क्या बताया कि आप किसी भी सोल्यूट को किसी भी सॉल्वेंट में नहीं घुला सकते हैं। वो नेचर डिपेंड करता है कि सोल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है, टेम्परेचर क्या है और प्रेशर क्या है। तो हम लोग अब सोल्युबिलिटी
दो प्रकार से यहाँ पर हम लोग समझते हैं, दो प्रकार से। एक तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ओके, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। और फिर हम क्या देखते हैं, सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ध्यान से देखिए, ओके। हम लोगों की जो सोलिबिलिटी है, ये सोलिबिलिटी हम दो स्टेप्स में पढ़ने वाले हैं, ओके, जो आपका एनसीईआरटी मेंटेन करता है। एक हमारी सोलिबिलिटी किसकी है, हम लोग लिक्विड में किसको घुलाएंगे, सॉलिड को, यानी हम लोग द्रव में किसको घुलाने वाले हैं, ठोस को। और हम लोग दूसरे स्टेप्स में किसको देखेंगे, द्रव में हम लोग गैस को घुलाएंगे, जिसमें हम लोग हेनरीज लॉ का अध्ययन करेंगे। हेनरी का जो नियम रहा इस संदर्भ में हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो हमने सबसे पहले नोट कर लिया आप लोग, सबसे पहले हम लोग क्या देखें, सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड देखें, ओके। तो हम लोग इसको हिंदी में क्या कहेंगे, ठोस की द्रव में विलेयता, ठोस की द्रव में विलेयता। हम लोग अभी तक जो भी डिस्कस किए, जो भी मैंने एग्जाम्पल दिया, उस एग्जाम्पल में मैंने जो विलायक रहा उस विलायक को किस रूप में लिया, द्रव के रूप में। और जो मेरा विलेय रहा वो विलेय किस रूप में मैंने लिया, ठोस के रूप में। तो हमने पढ़ना क्या है, सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब हमने ऊपर क्या लिखा है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। फिर से देखिए, हम अगर पोलर सॉल्वेंट की बात करें, किसकी बात करें, पोलर सॉल्वेंट की बात करें, हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे, ध्रुवीय विलायक हम कहेंगे, ओके। ध्रुवीय विलायक, जैसे हमारा जो ध्रुवीय विलायक हो गया वो कौन सा है, वेल नोन हमारा एग्जाम्पल कौन है, वाटर है, ओके। वाटर है ध्रुवीय विलायक। कैसे आप ध्रुवीय इसको कहेंगे विलायक, आप जानते हैं जो पानी होता है उसका आणविक सूत्र क्या होता है, H2 होता है। देखिए HO और H, H2 हो गया, वाटर हो गया। आप जानते हैं इसमें ये एक बॉन्ड है OH और ये एक बॉन्ड है OH। इसकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन की है हाइड्रोजन की तुलना में क्या है, अधिक है। तो ये जो साझे का इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो पार्शियली डिस्प्लेस्ड होगा किधर की ओर, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की ओर, ऑक्सीजन की ओर। तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है पार्शियली डिस्प्लेस्ड होगा ऑक्सीजन की ओर, जिससे इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसी प्रकार से यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब कि यहां पर जो बॉन्ड है OH बॉन्ड है, ये बॉन्ड कैसा है, पोलर बॉन्ड है, बिकॉज ऑफ दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एटम की डिफरेंट है। और इस डिफरेंट के कारण ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है यह आंशिक रूप से हाइड्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन की ओर यानी उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व की ओर क्या है, विस्थापित है, जिससे बॉन्ड की प्रकृति क्या हो गई है, पोलर हो गई है। तो इस प्रकार से H2O जो मॉलिक्यूल है यह मॉलिक्यूल कैसा है, पोलर है। और H2O जब सॉल्वेंट के रूप में होगा तो हम इसे क्या कहेंगे, पोलर सॉल्वेंट कहेंगे, ध्रुवीय विलायक। तो आपको समझ में आया कि हमारा जो वेल नोन सॉल्वेंट है वो वेल नोन सॉल्वेंट कौन सा है, H2O है। तो अगर हम पोलर सॉल्वेंट की बात करें, जो कि मैंने अभी वेल नोन एग्जाम्पल पानी के रूप में पानी का नाम लिया, तो इसमें यदि आप पोलर सोल्यूट को डिजॉल्व करते हैं, पोलर सोल्यूट, या आप कह सकते हैं आयनिक सोल्यूट को, ओके, आयनिक सोल्यूट को डिजॉल्व करते हैं। जैसे पोलर सोल्यूट, आयनिक सोल्यूट की हम बात करें NaCl, जानते हैं ये आयनिक नेचर का है, ओके। तो यदि मेरा जो पोलर सोल्यूट है जैसे पानी है, इसमें पोलर सोल्यूट को यानी हिंदी में हम क्या कहेंगे, ध्रुवीय विलायक, सॉरी ध्रुवीय विलेय, यानी ध्रुवीय विलायक। पानी में अगर आप ध्रुवीय विलेय जैसे सोडियम क्लोराइड को, पोटासियम क्लोराइड को आप अगर डिजॉल्व करते हैं तो आसानी से घुल जाता है, ओके, क्योंकि पोलर में घुलाता है
ओके। और अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें तो दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया, नॉन पोलर सॉल्वेंट का हम ले लें। क्या ले लें, नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लें। और नॉन पोलर इसको हिंदी में क्या कहेंगे, अध्रुवीय विलायक हम कहते हैं। अध्रुवीय विलायक में हमारा कौन हो आ जाएगा, वेल नॉन हमारा एग्जाम्पल हो गया बेंजीन हो गया। ओके, बेंजीन जिसको आप C6H6 के रूप में जानते हैं। तो हमारा जो वेल नॉन नॉन पोलर सॉल्वेंट है, जो ऑर्गेनिक एक्चुअली सॉल्वेंट होता है, अधिकांश हमारा जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। और ये जो मेरा पानी है वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, अकार्बनिक विलायक है, और ये कार्बनिक विलायक है। तो जनरली नॉन पोलर जो सॉल्वेंट होते हैं, अध्रुवीय विलायक होते हैं, वो कार्बनिक विलायक होते हैं। और मैंने बेंजीन को ले लिया। अब इस बेंजीन में यदि हम क्या करते हैं, हम नॉन पोलर सोल्यूट को डिजोल्व करते हैं। क्या करते हैं, नॉन पोलर सॉल्यूट को हम डिजोल्व करते हैं, यानी हम अध्रुवीय विलेय को हम घुलाते हैं। अध्रुवीय विलेय जैसे कौन हो जाएगा, बताइए, बता सकते हैं। अध्रुवीय विलेय नॉन पोलर सोल्यूट जैसे हमारा हो जाएगा कौन, नैफ्थलीन हो जाएगा, NaPHTHALENE, नैफ्थलीन हो जाएगा। आपका एंथ्रासीन हो जाएगा। ओके, एंथ्रासीन हो जाएगा। ये सब क्या है, अध्रुवीय विलेय है। तो जब आप अध्रुवीय विलायक जैसे बेंजीन में, कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह में आप अध्रुवीय विलेय को घुलाते हैं तो घुल जाता है। और ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलेय को घुलाते हैं तो घुल जाता है। इसका मतलब हमने यहां पर क्या साबित कर दिया कि लाइक डिजॉल्व लाइक, समान समान को घुलता है। यानी ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलेय सामान्य रूप में घुलते हैं और अध्रुवीय विलायक में अध्रुवीय विलेय घुलते हैं। ये नोट कर लीजिए आप लोग। अब आपके सामने यहां पर एक प्रश्न आ सकता है कि हाँ, इसके पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जितना भी मैंने एग्जाम्पल लिया है वो सभी एग्जाम्पल में आपका जो विलायक है, देखिए विलायक है वो क्या है, द्रव है, और जो विलेय क्या है वो ठोस है। यानी हम लोग किसका अध्ययन कर रहे हैं, सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा, लाइक डिजॉल्व लाइक, जिसका मतलब रहा कि समान समान को घुलता है। यानी ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलेय घुलते हैं और अध्रुवीय विलायक में अध्रुवीय विलेय घुलते हैं सामान्य रूप में। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी, अपवाद भी मिलते हैं। जैसे अगर हम शुगर की बात करें, सुक्रोज की बात करें, ग्लूकोज की बात करें, ओके, तो ग्लूकोज या सुक्रोज की बात करें तो ये कौन सा सोल्यूट हो गया, ये नॉन पोलर सोल्यूट हो गया। तो नॉन पोलर सोल्यूट को पानी में घुलना नहीं चाहिए, इसको घुलना चाहिए किस में, बेंजीन में घुलना चाहिए। फिर से मेरी बात देखिए, हमारा जो शुगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, इसको बेंजीन में घुलना चाहिए लेकिन नहीं घुलता है। यह किस में घुल जाता है, पानी में घुलता है। इसका मतलब ये अपवाद है। तो इसका कारण है हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, शुगर में जो सुक्रोज हैं, ग्लूकोज हैं, ये वाटर के साथ क्या बनाते हैं, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जिस कारण से वो डिजॉल्व हो जाते हैं। तो हम ऐसा 100% नहीं कह सकते हैं कि जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं उसमें पोलर सोल्यूट ही सिर्फ डिजॉल्व होते हैं और जो हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है उसमें जो नॉन पोलर सोल्यूट होते हैं वही डिजॉल्व होते हैं। ये 100% सत्य नहीं है, लेकिन जनरली हम यही पाते हैं। ओके, तो ये बात आप समझ गए। तो हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि किसी सॉल्यूट का किसी सॉल्वेंट में जो सोलिबिलिटी होगी वह डिपेंड करेगी इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन पर। यानी किसी विलेय की विलायक में विलेयता होगी, यह डिपेंड किस पर करेगी, इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन पर निर्भर करेगी। और इंटरमोलिक्यूलर इंटरेक्शन होगा तो वो घुलेगा, नहीं होगा तो नहीं घुलेगा, जिसका एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिखाया। एक और थोड़ा सा हम आपको बता दें। ओके, जैसे हमने पानी लिया, ओके, पानी लिया
पानी पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर सॉल्वेंट है, और उस पानी में मैंने क्या किया, सोडियम क्लोराइड को घुला दिया। तो जैसे ही पानी में सोडियम क्लोराइड गया, पानी के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान मैक्सिमम होता है, 80 होता है। और जैसे ही पानी में हम सोडियम क्लोराइड को डालते हैं, सोडियम क्लोराइड के जो केटायन होते हैं और जो एनायन होते हैं, उनके बीच में जो फोर्स होता है, कोलम्बियन इंटरेक्शन होता है, वो कमज़ोर पड़ जाता है। और जैसे कमज़ोर पड़ता है, ये जो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो होते हैं, इन जो क्रिस्टल होते हैं सोडियम क्लोराइड के, उनमें ये लैटिस वगैरह जो होता है सब कुछ खत्म हो जाता है और प्रत्येक आयन फ्री हो जाते हैं। अब यदि हम देखें तो ये बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं, और इनके चारों ओर से अगर हम लोग चर्चा करें तो इनके चारों ओर से क्या हो जाते हैं, चारों ओर से जैसे प्लस माइनस, सॉरी माइनस प्लस 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 माइनस और ये प्लस। अब ये माइनस प्लस क्या है, तो हमने जो अभी आपको OH दिखाया, ये आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाटर मॉलिक्यूल का कौन सा एंड है, कौन सा छोर है, पार्शियल नेगेटिव वाला है, और ये पार्शियल पॉजिटिव वाला है। और ये चारों ओर से सोडियम आयन को क्या करेगा, कवर कर लेगा। देखिए, और इस प्रकार से ये सॉल्यूट के पार्टिकल हो गए और ये सॉल्वेंट, ये आपस में क्या करने लगे, इंटरमोलिकुलर यहाँ इंट्रैक्शन होने लगा। और यदि हम क्लोराइड आयन की बात करें तो क्लोराइड आयन के चारों ओर भी क्या होंगे, ये नेगेटिव आयन है, एनायन है, तो प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। तो आपने क्या देखा कि जैसे ही हमने पानी में सोडियम क्लोराइड को डिजोल्व किया, इसका जो ये आयनिक कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, इसके आयन डिसोसिएट हो गए बिकॉज ऑफ वाटर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान 80 होता है, और वो इनके बीच में जो फोर्सेज होते हैं, कोलंबियन फोर्स, वो तोड़ देता है, जिससे आयन फ्री हो जाते हैं। और जैसे ही आयन फ्री हो जाते हैं, इनके चारों ओर से जो अपोजिट एंड होते हैं वाटर मॉलिक्यूल के, वो इंट्रैक्शन करने लगते हैं, और इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं एक दूसरे के बीच में। इनके बीच में ये सब सिल्ड आ जाता है, जिसके कारण ये फिर अपना वो NaCl के रूप में कंबाइंड नहीं हो पाते हैं, और ये इनकी सोलिबिलिटी को, हाई सोलिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपको एग्जाम्पल क्या बताता है कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर में क्यों हाई सोलिबिलिटी रखते हैं, जिसका ये एग्जाम्पल आपको मैंने बताया। और इसका संबंध है इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन से, और यहाँ पर इंट्रैक्शन हुआ अपोजिट एंड की ओर, अपोजिट चार्जेस के संदर्भ में, जिसके कारण जो सोलिबिलिटी को अपना दर्शाया। तो किसी विलेय की विलायक में विलेयता इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन पर डिपेंड करती है, और आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, बढ़ते हैं हम लोग आगे। ये बात तो अभी तक दिमाग में बैठ गया होगा कि कोई भी विलेय कोई भी विलायक में नहीं घुलेगा। किसी सॉल्यूट की किसी सॉल्वेंट में सोलिबिलिटी डिपेंड करती है कि सॉल्यूट का नेचर क्या है, सॉल्वेंट का नेचर क्या है, टेम्परेचर क्या है और प्रेशर क्या है। अब आइए हम लोग थोड़ा सा एक और एग्जांपल की बात देखें। आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा सॉल्यूशन, आपने हाई स्कूल में सॉल्यूशन में पढ़ा होगा, कौन सा एक पढ़ा होगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ा होगा, असंतृप्त विलयन। एक और पढ़ा होगा हाई स्कूल में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन। और एक और भी आपने सुना होगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अति
संतृप्त विलयन। आइए फिर से हम लोग इन तीनों को बारी बारी से देखें कि क्या है ये। ओके, फिर से देखिए एग्जाम्पल। मेरे पास में पानी रहा, थोड़ा सा हमने एक बर्तन में पानी ले लिया। देखिए 1 लीटर मैंने क्या ले लिया, वाटर ले लिया। अब इस 1 लीटर पानी में मैंने थोड़ा सा क्या किया, चीनी डाला, शुगर डाला, और शुगर डालकर इसमें मैंने क्या किया, डिजॉल्व किया, घुला दिया, मिला दिया, जिससे इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, बढ़ गई। अब हमने इसमें क्या किया, और थोड़ा सा शुगर घुलाया, फिर घुल गया। हाँ, यहां पर टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, टेम्परेचर और प्रेशर ध्यान दीजिए, यहां टेम्परेचर और प्रेशर दोनों क्या है, कांस्टेंट है। याद रहेगा कि हम जो ये बात कर रहे हैं इस स्थिति में हमारा टेम्परेचर और प्रेशर नियत है। तो नियत ताप और दाब पर हमने 1 लीटर पानी लिया, और इस 1 लीटर पानी में थोड़ा सा मैंने शुगर को डिजॉल्व किया, घुल गया, और थोड़ा सा मैंने डिजॉल्व किया और घुल गया। तो हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे हम इस सॉल्यूशन में शुगर को डालकर डिजॉल्व करते हैं, हमारे सॉल्यूशन की सांद्रता बढ़ती है। तो हम इस विलयन को क्या कहते हैं, हम इस विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो किसे कहते हैं असंतृप्त विलयन, वह विलयन जिसकी सांद्रता, वह विलयन जिसकी सांद्रता दिए गए ताप पर और दाब पर और अधिक बढ़ाई जा सके, उस विलयन को हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, वह विलयन जिसकी सांद्रता दिए गए ताप एवं दाब पर और अधिक बढ़ाई जा सके, क्या कहलाएगा, असंतृप्त विलयन कहलाएगा। क्लियर, कि वह विलयन जिसकी सांद्रता दिए गए ताप और दाब पर और अधिक हम बढ़ा सकते हैं, उस विलयन को हम क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम और घोलते गए शुगर, एक ऐसा स्थिति आया कि अब मेरा इसमें दिए गए टेम्परेचर और प्रेशर पर इस 1 लीटर पानी में मेरा और शुगर घुलाना बंद हो गया। अगर हम इसमें और शुगर घुलाएंगे तो वो शुगर नीचे प्रेसिपिटेट करेगा, बैठेगा, घुलेगा नहीं। तो हम क्या कहेंगे कि मैंने इस 1 लीटर पानी में चीनी की जो अधिकतम मात्रा है, शुगर की जो अधिकतम मात्रा है, दिए गए ताप और दाब पर अधिकतम घुला दिया है। अब इसमें और अधिक हम घुला नहीं सकते हैं, तो हम उस विलयन को क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। तो किसे कहते हैं संतृप्त विलयन, वह विलयन जिसकी सांद्रता दिए गए ताप एवं दाब पर और अधिक न बढ़ाई जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। ओके, अब हमने क्या किया कि अब इसमें संतृप्त विलयन हो गया, यानी अगर हम इसमें चीनी घुलाते हैं तो इस टेम्परेचर और प्रेशर पर अब 1 लीटर पानी में मेरा चीनी घुलना बंद हो जाएगा। हमने क्या किया, इसको गर्म करना शुरू किया, मतलब मैंने किसको गर्म करना शुरू किया, सेचुरेटेड सॉल्यूशन पर, क्योंकि हमने विलायक की निश्चित मात्रा में विलय की अधिकतम मात्रा को डिजॉल्व करके संतृप्त इसको बना दिया, और इसको अब गर्म करना मैंने शुरू किया। अब गर्म करने लगे तो हम इसमें चाहें तो और एक्स्ट्रा चीनी को यानी शुगर को हम घुला सकते हैं, यानी टेम्परेचर बढ़ाकर इस एग्जाम्पल में हम शुगर को और अधिक घुला सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम ठंडा करेंगे ये क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, ये जम जाएगा। तो हम इस विलयन को क्या कहेंगे, अति संतृप्त विलयन कहेंगे, यानी वह विलयन जिसका सामान्य कमड़ी के ताप पर क्रिस्टलीकरण हो
अति संतृप्त विलयन कहलाता है। ओके, तो आप तीनों समझ गए कि अगर एक, हाँ, इसको एक आप चाहें तो ऐसे एग्जाम्पल से ले सकते हैं, जैसे आप किसी पार्टी में खाना पीना खा रहे हैं और सामने आपके कोई ऐसा पर्सन बैठा हुआ है जिसको देखकर आपको थोड़ी सी लाज शर्म आ रही है खाने में, तो आपको जितना खाना रहा उतना आप नहीं खा पाए, अधूरा खाए, कम खाए, पेट खाली रहा आपका, पूरा नहीं भरा। और घर पर आए तो घर में किसी ने पूछा कि कैसा रहा पार्टी, तो आपने बोला कि अरे थोड़ा सा जो खाना पीना हो घर में बचा हो थोड़ा सा लाओ, अधूरा है अभी। इसका मतलब क्या कि आप वहां से पार्टी से क्या होकर निकले थे, असंतृप्त होकर निकले थे, और घर पर आकर और अधिक आप अपनी सांद्रता क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो उस स्थिति में आप क्या हो गए, असंतृप्त होकर आए और घर पर फिर खाकर क्या हो रहे हैं, संतृप्त हो रहे हैं, पेट पूरा भर रहे हैं अपना। लेकिन आप भोज में गए, पार्टी में गए और सामने कौन बैठा है इससे कोई फर्क नहीं, जितना आपको खाना हो, 20 पूरी खाना हो, जमकर खाए और घर पर आए मस्ती में। किसी ने पूछा पार्टी कैसा रहा, बोले कि बहुत शानदार रहा और जमकर मैंने खाया। अगर कोई कहता है कि क्या घर पर भी खाना है, तो बोले कि नहीं, मैं बिल्कुल क्या आया हूँ, संतृप्त होकर आया हूँ, अब मेरी सांद्रता और अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती है। ओके, अब एक तीसरी कंडीशन पर आप विचार करिए कि आप पार्टी में गए और खाना पीना देने वाले आपके अपने ही मित्र हों। ओके, और अपने ही मित्र हों, ले लो ले लो ले लो और खा लो और खा लो, उसने आपका टेम्परेचर बढ़ाकर और ज़्यादा आपको खिला दिया। ओके, आपकी सांद्रता बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, और जैसे ही आप पार्टी से बाहर चले, ये हो गया, ये होना समझ रहे ना, ये हो गया, सब बाहर आ गया। तो उस स्थिति में आप क्या रहे, अति संतृप्त विलयन रहे। ओके, जो कमरे के ताप पर आपका सारा मटेरियल बाहर हो गया, यानी क्रिस्टलीकरण हो गया। तो अब आप किस स्थिति में पार्टी पर पहुंच गए थे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गए थे। अब ये सारे कंडीशन मुझे उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा। अब हम पूछें कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, मैं पूछूं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की सांद्रता और अधिक बढ़ाई जा सकती है फॉर गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की नहीं बढ़ाई जा सकती है, और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन टेक्स क्रिस्टलाइजेशन एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर। ओके, तो इसका जवाब हमें आगे देखना है, इसकी कोशिश करते हैं हम बताने के लिए। ये तो जितना मैंने बताया ये तो हाई स्कूल की बात रही। अब आप आइए हाई स्कूल से ऊपर की बात आपको मैं बताता हूँ। पहले यहाँ पर ऐसे समझिए, सोल्यूट आपने डाला, किस में डाला, सोल्यूट आपने डाला सॉल्वेंट में। ओके, यानी विलेय को डाला किस में, विलायक में, और आपका बना क्या, आपका बना सॉल्यूशन। क्या बना, सॉल्यूशन बना। इसको ऐसे समझिए, आपने पानी लिया और इस पानी में आपने क्या किया, शुगर को डिजोल्व किया, चीनी को घोला। तो चीनी को घोला तो जैसे ही इसमें आपने चीनी को डाला, क्या एट ए इंस्टेंट टोटल शुगर इसमें खुद ब खुद डिजोल्व हो जाएगा, नहीं होगा। तो जैसे ही आपने इस सॉल्वेंट में आपने शुगर सोल्यूट को डाला, ये टोटल खुद ब खुद अपने आप एट ए इंस्टेंट नहीं घुलेगा, आपको घुलाना पड़ेगा और उसमें कुछ टाइम लगेगा। तो आप इस शुगर को मिला रहे और ये घुल रहा है, इसमें टाइम टेकिंग चाहे कुछ सेकंड हो चाहे कुछ मिनट का ये लगा। तो इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को आप कहेंगे विलीनीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, विलीनीकरण कहेंगे। इसको इंग्लिश में आप डिसोल्यूशन कहेंगे। तो डिसोल्यूशन का मतलब सिंपल भाषा में क्या हुआ, घुलना। यानी जब आप शुगर को पानी में डालते हैं और घुलाते हैं तो विलेन की सांद्रता बढ़ती है, और इस प्रक्रम को आप क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन करते हैं। यानी सोल्यूट को आपने सॉल्वेंट में डाला और आप सॉल्यूशन बनाए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन से विलेन की सांद्रता क्या हो गई, बढ़ रही है।
लेकिन इसके साथ में साथ और एक घटना होती है जिसको हम कॉमनली समझ नहीं पाते हैं, हम नहीं महसूस कर पाते हैं। एक क्या घटना होती है, अब इसमें शुगर को आपने डाला तो शुगर डालते गए और शुगर अब दो इसमें फॉर्म में है, दो रूपों में है। एक जो शुगर घुल गया है सॉल्यूशन में चला गया, और एक शुगर अभी नहीं घुला है, यानी इसमें शुगर की दो फेज है, दो स्थिति है। और वो स्थिति एक है कि जब आप इस पानी में शुगर को डाल रहे हैं, घुला रहे, दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन, और उससे विलेन की सांद्रता बढ़ रही है। एक और भी इसमें घटना हो रही है कि जिसमें जो शुगर डिजॉल्व हो गया है वह डिजॉल्व शुगर नॉन डिजॉल्व शुगर के साथ कोलाइड कर रहा है। क्या हो रहा है, डिजॉल्व शुगर, ध्यान से देखिए, नॉन डिजॉल्व शुगर के साथ क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहा है। फिर से देखिए, आपने इसमें शुगर को घुलाया जिससे विलेन की सांद्रता बढ़ी, और विलेन की सांद्रता बढ़ी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। अब इसमें दो स्थिति में आपका शुगर है, एक जो घुल गया है और एक अभी घुलना बाकी है, नहीं घुला है। तो जो घुल गया है यानी जो डिजॉल्व शुगर है वो नॉन डिजॉल्व शुगर से, इसी के नॉन डिजॉल्व शुगर से वो कोलाइड हो रहा है, टकरा रहा है, और कोलाइड होकर उसमें प्रेसिपिटेशन हो रहा है, औक्षेपित हो रहा है, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। इसको आप क्या कहेंगे, क्रिस्टलीकरण कहेंगे। ये दोनों प्रोसेस साथ साथ होता है, डिसोल्यूशन भी होता है और क्रिस्टलाइजेशन भी होता है। डिसोल्यूशन से इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है और क्रिस्टलाइजेशन से इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, घटती है। ओके, ये दोनों साथ साथ होते हैं, लेकिन दोनों का रेट अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होता है। तो ये क्या आपको समझ में आया, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन? डिसोल्यूशन का मतलब शुगर सोल्यूट का घुलना, बस, जिससे विलेन की सांद्रता बढ़ती है। लेकिन क्रिस्टलाइजेशन की बात करें तो जो डिजॉल्व शुगर इसमें है वो नॉन डिजॉल्व शुगर से, यानी अघुलित शुगर से कोलाइड हो रहा है, और कोलाइड होकर उस नॉन डिजॉल्व शुगर में ही कन्वर्ट हो रहा है। और जब नॉन डिजॉल्व शुगर में कन्वर्ट हो रहा है तो फिर इससे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन तो घट रही है, क्योंकि डिजॉल्व शुगर नॉन डिजॉल्व शुगर में कन्वर्ट हो रहा है और प्रेसिपिटेशन हो रहा है, औक्षेपन हो रहा है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन, और ये दोनों प्रोसेस साथ साथ होता है। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुलकर सॉल्यूशन की सांद्रता बढ़ाए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन, और साथ ही साथ ये भी प्रोसेस होता है क्रिस्टलाइजेशन। ये दोनों प्रोसेस होते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये कंप्लीट अब बात है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ओके, तो मैं हटा दूं इसको। अब इसी के कंसेप्ट से आप समझने की कोशिश करिए। इस तीनों कंडीशन को, जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसमें डिसोल्यूशन का रेट क्रिस्टलाइजेशन के रेट से अधिक होता है। ओके, जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है, याद रखिए कि जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसमें डिसोल्यूशन का रेट क्रिस्टलाइजेशन के रेट से अधिक होता है, इसलिए ये अनसैचुरेटेड होता है। यानी फॉर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, फॉर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन डिसोल्यूशन रेट इज ग्रेटर देन क्रिस्टलाइजेशन। लेकिन जब दोनों का रेट क्या हो जाए, बराबर हो जाए, जब डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों का रेट बराबर हो जाए, तब आप उसे क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन डिसोल्यूशन रेट becomes equal to crystallization rate।
ओके, अब दिस कंडीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। यू नो दैट इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था। 11 क्लास में एक चैप्टर है आपका कंप्लीट, इक्विलिब्रियम। तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन जो एक्चुअली होते हैं उसमें डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन का दोनों का रेट सेम होता है, और ये एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। और सुपर सेचुरेटेड अगर सॉल्यूशन की हम लोग बात करें तो सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन जो होता है उसमें नॉर्मल टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइजेशन का रेट क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइजेशन का रेट अधिक हो जाता है डिसोल्यूशन रेट की तुलना में, जिससे आप क्रिस्टलाइजेशन को देखते हैं, अनुभव करते हैं। तो इसका मतलब क्या कि जो सेचुरेटेड सॉल्यूशन है दैट इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन विच the rate of dissolution becomes equal to the rate of crystallization। अब यहाँ से आप सोलिबिलिटी को ये नोट कर लीजिए, यहाँ से आप सोलिबिलिटी को पुनः डिफाइन कर सकते हैं कि सोलिबिलिटी क्या है। एक्चुअली सोलिबिलिटी सेचुरेटेड सॉल्यूशन की एक कंडीशन है। सेचुरेटेड सॉल्यूशन को ही डिफाइन करता है। सेचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब विलायक की दी गई मात्रा में दी गए ताप और दाब पर विलय की जो अधिकतम मात्रा है उसी को आप क्या कहते हैं, सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और सेचुरेटेड सॉल्यूशन ही डिफाइन करता है किसी सॉल्यूट की सॉल्वेंट में सोलिबिलिटी को। तो हम लोग अब इतना नोट कर लिए, मिटा दूं। तो आइए फिर से हम लोग सोलिबिलिटी की बात करें। दिए गए ताप एवं दाब पर 100 ग्राम विलायक में विलेय की अधिकतम घुलित मात्रा उस विलेय की विलेयता कहलाता है। नोट कर सकते हैं आप इसको कई तरह से हम सोलिबिलिटी, हाँ, लेकिन ये कंडीशन किसके लिए है, फॉर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सेचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए ही आप यहां पर टोटल बात कर रहे हैं। ओके, the solubility of a substance is defined for a condition of saturated solution in which maximum amount of solute is dissolved at a given amount of solvent। ओके, तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो नोट कर लिया आपने, मिटा दूं मैं, चलिए अब आप यहां पर देखिए, आप पढ़ क्या रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं सोलेबिलिटी, यू नो दैट। और सोलिबिलिटी में क्या पढ़ रहे हैं, सोलेबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ओके, एनसीईआरटी बुक आप देखेंगे, आराम से आपको मेंटेन हो जाएगा, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है ये सब। तो सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की हम बात कर रहे हैं। अब आप आइए कि क्या ये जो सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड है, जो हमने सेचुरेटेड सॉल्यूशन बताया, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन बताया, क्या ये सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की ही कंडीशन में है? नहीं, यह सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के लिए भी सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड फुलफिल होता है। हाँ, सुपर सेचुरेटेड उस कंडीशन में बात नहीं होती है, क्रिस्टलाइजेशन जैसी उसमें कोई बात नहीं होती है। तो अब आइए हम लोग देखें कि सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड क्या टेम्परेचर से अफेक्ट होता है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on the solubility
ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ओके, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? ठोस की द्रव में विलेयता पर ताप का प्रभाव। यस, ठोस की द्रव में विलेयता पर ताप का प्रभाव। नोट कर लीजिए, आप देख रहे हैं सोलिबिलिटी, किसकी सोलिबिलिटी? सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और उसमें आपने बहुत सारे कंसेप्ट को देखा। अब आप सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में टेम्परेचर के प्रभाव को देखने जा रहे हैं, तो इसको देखें हम लोग। देखिए, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ओके, और बना क्या जी? सॉल्यूशन। ये एक रिवर्सिबल कंडीशन है, देख लीजिए, ये एक रिवर्स डिसोल्यूशन क्रिस्टलाइजेशन, यह एक क्या है? रिवर्सिबल कंडीशन है। तो आप जानते होंगे कि यहां पर ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल काम करेगा। ओके, लासातेलिए सिद्धांत यहां पर, लासातेलिए सिद्धांत नियम यहां पर फॉलो होगा। और लासातेलिए सिद्धांत क्या कहता है? लासातेलिए सिद्धांत कहता है कि जब किसी सोल्यूट को सॉल्वेंट में आप डिजॉल्व करेंगे तो ये एक डायनामिक प्रोसेस होगा, रिवर्सिबल कंडीशन होगा, जो ले चैटेलियर प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, इसमें अप्लाई होगा। अब हमने ये बताया कि जब आप किसी सॉलिड सोल्यूट को ठोस विलेय को द्रव विलायक में घुलाते हैं तो क्या टेम्परेचर का प्रभाव उस पर पड़ता है? तो ध्यान से देखिए, आप देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो हम जानते हैं, आपने कभी पढ़ा होगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस, उष्मा क्षेपी प्रक्रम, यस पढ़ा होगा। और एक आपने पढ़ा होगा एंडोथर्मिक प्रोसेस, उष्मा शोषी, यस उष्मा शोषी प्रक्रम। एक लाइन इस पर देख लिया जाए, एक जो थर्मिक प्रोसेस कहते हैं वह प्रक्रम जिसमें उष्मा क्या होता है? रिलीज होता है, मुक्त होता है, उसे उष्मा क्षेपी प्रक्रम कहते हैं। और वह प्रक्रम जिसमें उष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है, उसे उष्मा शोषी प्रक्रम कहते हैं। तो समझ में आया एक जो थर्मिक प्रोसेस और एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब आइए कि यदि आप सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं और सॉल्यूशन बनाते हैं, तो यदि यह प्रक्रम क्या हो? एक्सोथर्मिक हो, यानी उष्मा क्षेपी हो, यानी इस प्रक्रिया में क्या निकले? उष्मा निकले। ओके, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर, इसका टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा? सोलिबिलिटी घटेगी। फिर से मेरी बात समझिए कि यदि किसी सॉलिड को सॉल्वेंट में, लिक्विड सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं और वह अगर प्रक्रम उष्मा क्षेपी हो और उस कंडीशन में आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सोलिबिलिटी घटती है। और यदि वह प्रक्रम क्या हो? यदि सोल्यूट की सॉल्वेंट में जो सोलिबिलिटी है, यदि वह प्रक्रम एंडोथर्मिक है यानी उष्मा क्षेपी है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सोलिबिलिटी बढ़ेगी। और ये कौन कहता है? ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल कहता है। तो लासातेलिए सिद्धांत के अनुसार यदि किसी सॉल्यूट की सॉल्वेंट में सोलिबिलिटी एंडोथर्मिक हो, उष्मा क्षेपी हो, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर, उष्मा शोषी हो तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा?
सोलिबिलिटी बढ़ेगी, और यदि एक्जोथर्मिक हो तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सोलिबिलिटी घटेगी। ओके, तो इतनी बातें समझ में आ गई। क्या बात समझ में आई कि ये जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो आप सॉल्यूशन डिसोल्यूशन क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस है, दैट इज ए कंडीशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, और यह दो प्रोसेस से होकर गुजर सकता है। यह दो प्रकार का होगा, एक जो थर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी हो सकता है। लासत्तेलिय सिद्धांत लागू हो जाएगा, और लासत्तेलिय सिद्धांत कहता है कि यदि यह प्रक्रम उष्मा शोषी हो यानी कि सोल्यूट सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो और उष्मा लेकर हो, यहाँ पर प्लस उष्मा हो, तो इस स्थिति में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये जो प्रोसेस होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ताकि आप जो उष्मा बढ़ा रहे हैं वो ज़्यादा यूटिलाइज हो। यानी उष्मा शोषी प्रक्रम में टेम्परेचर बढ़ाने पर सोलिबिलिटी बढ़ती है, और यदि ये प्रोसेस उष्मा क्षेपी हो यानी प्रोसेस में उष्मा रिलीज होता, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, सोलिबिलिटी घटेगी अकॉर्डिंग टू ले चैटेलियर्स प्रिंसिपल। तो ये आप नोट कर लीजिए कि एक जो थर्मिक प्रोसेस अगर हो एक जो थर्मिक प्रोसेस हो तो सोलिबिलिटी क्या होगी, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगी, टेम्परेचर बढ़ाने पर घटेगी, और अगर एंडोथर्मिक हो तो टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ेगी। तो हम लोग आगे बढ़ जाएं अब। अब हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख लिए, अब हम लोग क्या देख लें, इफेक्ट ऑफ प्रेशर देख लें। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी ठोस की द्रव में विलेयता पर दाब का प्रभाव। ओके, ये हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। यानी इस हेडिंग में हम लोग ठोस की द्रव में विलेयता पर दाब का प्रभाव क्या होता है वो पढ़ने वाले हैं। तो देखिए आप कि मेरे पास में एक लिक्विड सॉल्वेंट है। क्या है, मेरे पास में एक लिक्विड सॉल्वेंट है, और यह लिक्विड सॉल्वेंट में हम सॉलिड सोल्यूट डिजॉल्व कर रहे हैं, हम ठोस विलेय को इसमें घुला रहे हैं। कल्पना करिए ये पानी है, चीनी है, वही एग्जाम्पल फिर देख लिया जाए। तो आप इसमें घुला रहे हैं, तो ठोस विलेय को आप द्रव में विलायक में घुला रहे हैं, तो क्या ये इसकी सोलिबिलिटी प्रेशर के द्वारा अफेक्टेड होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो लिक्विड है, देखिए ये जो लिक्विड है और ये जो सॉलिड है, ये लगभग दोनों क्या है, लगभग इनकंप्रेसिबल है, असंपीड्य है। असंपीड्य है यानी लिक्विड और जो सॉलिड है किसी पदार्थ की कंडेंस्ड फॉर्म है, और ये इन पर दाब का प्रभाव जो होता है नेग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है, इनकंप्रेसिबल होते हैं। तो जब आप सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हैं तो उसमें प्रेशर का प्रभाव लगभग नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि लिक्विड और सॉलिड पर प्रेशर नेग्लिजिबल इफेक्ट रखता है। तो हमने क्या देखा कि हमने सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पर जो कंसीडरेबल इफेक्ट देखा वो किसका देखा, हमने टेम्परेचर का देखा, और प्रेशर का इफेक्ट लगभग नेग्लिजिबल होता है। क्यों? क्योंकि जो लिक्विड होते हैं और सॉलिड होते हैं ये कंप्रेसिबल फॉर्म में सब्सटेंस होते हैं, और ये इनकंप्रेसिबल होते हैं, इसलिए इन पर प्रेशर का प्रभाव बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। तो हमने आपको आज सोलिबिलिटी बताया सॉल्यूशन में, और उस सोलिबिलिटी में मैंने आपको सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड बताया, जिसमें मैंने आपको टेम्परेचर का इफेक्ट बताया, प्रेशर का इफेक्ट बताया। अगली क्लास में मैं आपको क्या बताने जाऊंगा, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ओके, और जिसमें हम लोग क्या देखेंगे,
हेनरी लॉ को देखेंगे। तो फिर हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खूब पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। ओके, तो फिर मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।